5 वर्ष के अंदर का मुसलमान है या 5 वर्ष के बाद का मुसलमान है, इस तरह एक कैटेगराइजेशन हो गया है। धारा 40 के तहत वक्फ को इतना पावरफुल बना दिया गया था कि जिस जगह पे हाथ रख देता था वो उसकी हो जाती। एक केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन किसी के लिए नहीं, तो केवल एक धर्म के लिए क्यों है? एर्नाकुलम जिले में 600 ईसाई परिवारों को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा। पता चला कि वो तो वक्फ की संपत्ति, जो अंबानी साहब की जो इमारत है ना एंटीलिया, वो भी कहा गया वक्फ है। तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि ये बिल इसलिए लाया गया क्योंकि अंबानी की रक्षा की जा सके। हमारे पास जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारे पास रेलवे के पास तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति। आज रिकॉर्डेड रूप में 2014 के आंकड़ों को देखें तब भी 8.7 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिसकी अगर एकड़ में बात करें तो लगभग 9.5 लाख एकड़। इस कानून में एक बात बड़ी साफ कही गई है कि ये पहले जहां वक्फ संपत्ति घोषित की गई उसमें हस्तक्षेप नहीं करे। जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून आ गया, उनको ये भी आलोचना का पार्ट है, ये पीछे जाकर रेट्रोस्कोपिक उसमें नहीं देखता। जागरूक, पढ़े लिखे और एलीट क्लास जिनके पास पैसा तो वो इसका मिसयूज कर रहे हैं। एक और बात इसमें आती है वक्फ अल औलाद की। जब ये परिवार के लिए वक्फ दान की जाती थी तो अब ये देखा जाएगा कि उसमें जो महिला उत्तराधिकारी हैं उनकी भी सहमति है, जिसे महिला सशक्तिकरण जो एम्पावरमेंट वाली बात थी उससे जोड़ सकते। ऐसे में अनुच्छेद 26 साफ कहता है कि मुस्लिम नहीं, जो भी धर्म है यहाँ, वो अपने लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने धार्मिक शिक्षा के लिए संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु राय निर्माण आईएएस के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं निर्माण आईएएस के फाउंडर और डायरेक्टर कमल देव सर से वक्फ कानून 2025 और उससे जुड़े विवादों और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार शांतनु सर, पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि वक्फ कानून 2025 क्या है, यह विवादों में क्यों है और 1995 के अधिनियम से कैसे अलग है। तो शांतनु जी, एक तरह से आपने एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन पूछ लिए। और निसंदेह जिस तरह ये कानून लागू हुआ, पहले तो भारत के लोगों ने यह देखा होगा कि हमारे राज्यसभा और लोकसभा में भी बहस होती है। बहुत अच्छा लगा जब लोकसभा में 12 घंटे से ज़्यादा और राज्यसभा में 14 घंटे से अधिक बहस हुई। और जो लोग जानना चाहते हैं, 1995 का जो वक्फ अधिनियम था उसको लेकर उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो सरकार इस प्रस्ताव को कुछ बिंदुओं पर लाई, जिसमें पारदर्शिता की बात थी, समावेशिता की बात थी, जवाबदेहिता की बात थी। और बेसिकली जिस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है तो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए, प्रबंधन को और कैसे बेहतर बनाया जाए, भ्रष्टाचार या अस्पष्टता को कैसे घटाया जाए, इन सारी बातों को लेकर जब 2024 में विधेयक आया था तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, इसका नाम उम्मीद रखा गया, UMEED, और इसका फुल फॉर्म था यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि नाम से तय है, यह वक्फ को यूनिफाइड करते हुए मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट माने इसे और कुशल बनाना, इसे और सशक्त बनाना, और साथ ही साथ एफिशिएंट माने दक्ष बनाना, और डेवलपमेंट विकास से जोड़ना था। अगर मैं 4-5 पहलुओं पे बात करूं कि पहले से अलग क्या था और फिर कैसे विवाद हुआ। पहला चीज अगर हम ले प्रबंधन के स्तर पर, आप सब जानते होंगे कि केंद्र सरकार में एक मिनिस्ट्री होती है माइनॉरिटी वेलफेयर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नीचे एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है, परिषद होती है। इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अलावा राज्यों में अलग अलग बोर्ड होते हैं और साथ ही साथ कुछ ट्रिब्यूनल्स होते हैं। इस तरह ये पूरे राज्य में और देश में एक तरह से सेंट्रलाइज्ड तरीके से धार्मिक आधार पर एकमात्र बोर्ड है। पहला अंतर सबको स्पष्ट होना चाहिए कि हिंदू जो मंदिर हैं या धार्मिक प्रबंधन है उसके लिए राज्य स्तर पर तो है, लेकिन सेंट्रल स्तर पर केवल इस्लाम मान्यता या वक्फ से मुसलमानों के लिए ऐसी व्यवस्था है। दूसरी चीज, गुरुद्वारा, जैसे SGPC सुना होगा आपने, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, वो एक स्वायत्त निकाय है। तो स्वायत्त है, राज्य है, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव केंद्र सरकार द्वारा वो एकमात्र यहां है। प्रबंधन स्तर पर पहला सुधार या जब कानून बना, अब तो ये कानून बन चुका है, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने इस पे साइन कर दिया है। कानून बनने के बाद पहला जो चेंज आता है, जो चर्चा में भी है, विवाद भी, और पहला पहलू ये है कि
वक्फ में चूंकि ये मुसलमानों के लिए थी, पहले इसमें 8 से 12 लोग होते थे और इसमें जो भी राज्य का बोर्ड है या फिर जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, इसमें केवल मुसलमान होते थे। इसमें कानून में यह कहा गया कि 2 महिलाएं तो होगी ही, जैसा 2013 के संशोधन में भी कहा जा चुका था, 2 महिलाओं के साथ 2 नॉन मुस्लिम मेंबर भी होंगे। तो पहला अंतर आया कि वक्फ चूंकि मुस्लिम धर्म की संपत्तियों और वक्फ से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके प्रबंधन में नॉन मुस्लिम का आना, तो एक चर्चा का विषय यह आता है। सरकार का यह कहना है कि महिलाओं के साथ साथ 2 नॉन मुस्लिम आएंगे तो इससे समावेशिता बढ़ेगी। हम जो हिंदू या फिर सिख या बौद्ध, ये जो प्रबंधन कमेटी थी, उसकी नॉलेज, उसके तर्क को लेंगे तो बेहतर प्रबंधन की ओर आएंगे, तो समावेशी। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि मुसलमानों में, जैसे अगर हम कहें तो जो कुछ ऐसे सेक्ट भी, कुछ ऐसे पंथ भी हैं जिनके लिए ऐसा वक्फ की वो नहीं थी, बोहरा जैसे, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो प्रबंधन स्तर पर सबसे पहले नॉन मुस्लिम का आना और 2 महिलाओं को रखते हुए 2 नॉन मुस्लिम के आने से लेकर एक पहलू जुड़ता है, लेकिन यह समावेशिता और अन्य चीजों के तर्कों को देखते हुए। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, जो विषय है, इसमें एक धारा 40 थी। धारा 40 के तहत एक तरह से वक्फ, अब आपने मजाक में सुना होगा, कई इसके आलोचक भी कहते हैं कि वक्फ को इतना पावरफुल बना दिया गया था कि जिस जगह पे हाथ रख देता था वो उसकी हो जाती थी। अब कई डिबेट में यह भी कहा गया कि अगर दिल्ली को देखा जाए, जहां हम आप बात कर रहे हैं, तो वक्फ के हिसाब से 70% दिल्ली की संपत्ति उसकी है। मतलब एक तरह से संसद भवन भी उसका है, इंडिया गेट भी उसी की जमीन पे बना हुआ है। ऐसे पहलू भी आए, लेकिन हां, धारा 40 ये उसे पावर जरूर देती थी कि अगर उसने किसी संपत्ति, निजी संपत्ति पर भी दावा कर दिया तो वक्फ का उस पर अधिकार माना जाएगा, वक्फ की वो बात मानी जाएगी। इसी के साथ तीसरा पहलू जो था, इसको मतलब दूसरे पहलू हम तो सोच रहे हैं कि संशोधन क्या हुआ, तो इसमें कहा गया नहीं भाई, धारा 40 निरस्त की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को, अब संसद भवन को कह दें कि हमारा है तो आपका हो जाएगा। इसके लिए रैशनैलिटी होनी चाहिए, आपकी जो संपत्ति है वो होनी चाहिए, तब हम मानेंगे। इसी में जो तीसरा पक्ष है कि जो किसी ने भी दान दे दी वक्फ को जमीन, तो वक्फ पे अगर आ गई तो उसकी वैलिडिटी, उसके पीछे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं होती थी। अब वक्फ को यह बताना पड़ेगा कि जो दान दी गई संपत्ति है, चल या अचल, उसके पीछे लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो उससे यह भी बात समझेंगे कि जो है मेरा है, डॉक्यूमेंट दिखाओ भाई, है ना। तो यह भी एक प्रस्ताव है जिसके कारण यह आ रहा है कि उस पर रोक लगाई जा रही है, उसकी शक्तियों को सीमित किया जा रहा है। चौथी बात एक और है, अभी तक जब वक्फ जिसे अपनी संपत्ति घोषित कर देता था, उसके बाद जो रूल था, इसको जो पावरफुल बनाया गया, इसके खिलाफ जो वक्फ ने निर्णय दे दिया, इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते थे। आप किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल, इवन हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। मतलब एक तरह से वक्फ बोर्ड का निर्णय बाध्यकारी था। इसका मतलब एक तरह से वक्फ को आपने इतनी शक्ति दे दी कि जिस संपत्ति पर उसने हाथ रख दिया उसकी है, और इसके बाद उसे वापस कोई नहीं ले सकता। तो रूल ऑफ लॉ जो कहता है, हो सकता है पहले कभी यह सत्य रहा हो, अच्छा रहा हो, लेकिन लॉ, विधि के नियम के सामने, विधि के शासन के सामने, यह बड़ी अजीब सी बात थी कि आपने कर दिया तो वक्फ ही निर्णय लेगा। और जो हमारी न्यायालयीय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स या रेवेन्यू कोर्ट या सिविल कोर्ट, उसमें हम नहीं जा सकते। तो ये इस बार ऐसा हुआ कि 90 दिन के अंदर अगर किसी को निजी संपत्ति पे दावा किया गया है, सरकारी संपत्ति पर दावा किया गया है, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो इसे एक न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया है। एक और बात इसमें आती है वक्फ अल औलाद की। एक पारिवारिक वक्फ होता है कि परिवार की सुरक्षा, परिवार के लिए संपत्ति दान की गई। इसमें महिलाओं, जब ये परिवार के लिए वक्फ दान की जाती थी, तो अब ये देखा जाएगा कि उसमें जो महिला उत्तराधिकारी हैं उनकी भी सहमति है कि नहीं, और यदि वो जो वक्फ अल औलाद है, अगर उससे कुछ संपत्ति सृजन हो रहा है,
तो जो संपत्ति का हिस्सा है वो जो महिला है या उसकी पुत्री है उसको भी इसका हिस्सा मिल रहा है कि नहीं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है जिसे हम महिला सशक्तिकरण, जो एम्पावरमेंट वाली बात थी, उससे जोड़ सकते हैं और इसी सराहना सब कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई डिबेट नहीं है। जो मेन पहलू है उसमें सरकार के हस्तक्षेप की बात की जा रही, क्योंकि एक और संशोधन करते हुए यह कहा जा रहा है कि जब वक्फ की जमीन होगी और कोई विवाद होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऊपर का अधिकारी सर्वे कराएगा, पूरे उसकी जांच कराएगा और जांच कराने के बाद वो निर्णय हो पाएगा कि लीगल डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब चीजें उपस्थित हैं, तभी जाकर वो उसकी जमीन मानी जाएगी। तो चूंकि इसमें सरकार आ रही है, डीएम से ऊपर के अधिकारी आ रहे हैं, अब अधिकारी है तो वो सरकार की बात सुनेगा। तो लोगों का कहना है, मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि संभवतः इससे जो है धर्म में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा, जो एक तरह से जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 26 है, जो एक तरह से स्वायत्त प्रबंधन की छूट देता है धार्मिक मान्यताओं संस्थाओं को स्थापित करने का, उसमें हस्तक्षेप है। तो इन नट से 4-5 बिंदु हैं। प्रबंधन में नॉन मुस्लिम को शामिल करना। नंबर 2, जो वक्फ का धारा 40 था, जिसके द्वारा वो एक तरह से इसको कहते थे वक्फ बाय यूज, जो यूज कर रहा है वो संपत्ति उसकी हो जाती थी, लेकिन अब नहीं, अब आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तीसरी बात, अब न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। डीएम और सरकार की भूमिका के द्वारा यह बात आ रही है। वक्फ और औलाद की बात को इसमें शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण पहलू है और उस पर मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं है। सर्वे और इन सब के द्वारा चीजों को पारदर्शी बनाए जाने की जो बात है, उसके तहत सरकार इस उम्मीद कानून को ला रही है। तो यहां पर जो डिबेट है या मुस्लिम पक्षकारों का मानना है धार्मिक आधार पर कि हमारे मामलों में, चूंकि जब से खासकर ये गवर्नमेंट 2014 से आई है, तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर उनको लगता है कि ये धार्मिक एक तरह से हस्तक्षेप है मामलों में, और खासकर एक धर्म के प्रति। लेकिन जिस तरह सरकार इसे समावेशी, पारदर्शी, जवाबदेहिता और जो अस्पष्टता है कानूनों की, उसको स्पष्ट करने की उम्मीद से ला रही है, महिला अधिकारों से ला रही है, उस मामले में इसे काफी हद तक अगर देखते हैं तो एक सुधार की जरूरत थी और इस संदर्भ में इस कानून को लाया गया। सर, काफी हद तक आपने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब एक ही उत्तर में आपने दे दिया, लेकिन हम सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में इस कानून की जरूरत थी क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे देखते हैं, और चूंकि आप भी इतिहास के शिक्षक हैं, अगर हम इतिहास में जाएं तो सबसे पहले वक्फ का जो उल्लेख होता है, हजरत उमर के पास एक संपत्ति आई, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा कि मेरी एक संपत्ति है, इसका बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि इसे परोपकार के लिए दान कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। और यहीं से वक्फ की परंपरा आई। और वक्फ की परंपरा में, वक्फ अरबी शब्द है जिसका अर्थ है फिक्स कर देना, निश्चित कर देना, रोक देना। अब यहां जो वक्फ है, अगर किसी ने अपनी स्वेच्छा से, चल और अचल दोनों रूपों में हो सकती है, दान कर दिया, उसके बाद उसका हक खत्म हो जाता है, वो स्थायी दान होता है। क्योंकि ये अल्लाह को दिया जाता है, ईश्वर को दिया जाता है। एक बार ईश्वर के पास गई तो आप इसे ले नहीं सकते। अब इस तरह से शुरू हुआ, लेकिन ईश्वर को दी गई तो भाई वो तो अभौतिक है, उनको कैसे होगा। तो एक वाकिफ शब्द कहें, एक वाकिफ के लिए एक भौतिक रूप दिया गया कि कौन वक्फ लेगा, व्यवस्था कौन करेगा। उस वक्फ की व्यवस्था के लिए कुछ बोर्ड और ये सब बनने लगे, और उसी में मुतवल्ली, जो प्रबंधन देखता उसको मुतवल्ली कहा गया, और इस तरह से ये प्रबंधन की चीजें शुरू हुई। लेकिन हुआ ये कि इसमें जो एलीट मुस्लिम थे, जो जागरूक, पढ़े लिखे और एलीट क्लास जिनके पास पैसा था, वो इसका मिसयूज करने लगे। क्यों जरूरत थी इस बात को जरा इस तरह से समझिए, अस्पष्टता को लेकर। आपको आश्चर्य होगा, अभी एक विवाद उठा जब तेन द्वारका द्वीप पर, द्वारका आप समझते हैं हिंदू धर्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कृष्ण जी से जुड़ा हुआ, और वहां पर पूरा का पूरा माना गया कि वक्फ ने कहा यह हमारा है। बाद में वैसे वक्फ ने स्पष्टीकरण किया कि नहीं, ये कंफ्यूजन है, द्वारका के लिए हमने नहीं कहा।
दूसरा, आपने शायद चेन्नई के एक गांव की कहानी सुनी होगी। एक किसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए, संपत्ति के लिए जब जमीन बेचने गया तो पता चला वो पूरा का पूरा जो गांव है उस वक्फ ने अपना घोषित कर दिया था। आप जरा मुद्दे की गहराई को समझिए। इसी तरह बिहार का एक गांव था, उस गांव का नाम था गोविंदपुर। तो इसी तरह जैसे तिरुचुंथुरई गांव था तमिलनाडु में, एर्नाकुलम केरल में, और केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, एर्नाकुलम जिले में 600 ईसाई परिवारों को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा। पता चला कि वो तो वक्फ की संपत्ति है। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। बुरहानपुर में तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी 3 प्रॉपर्टी को, जबकि आप जानते हैं एएसआई अगर है तो उस पर दावा नहीं किया जा सकता। और अभी नया विवाद बहुत मजेदार है, जो अंबानी साहब की जो इमारत है ना एंटीलिया, वो भी कहा गया वक्फ पे है। तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि ये बिल इसलिए लाया गया क्योंकि अंबानी की रक्षा की जा सके, क्योंकि आरोप लगाने के लिए इस गवर्नमेंट पे हमेशा रहा है अडानी अंबानी, तो ये भी एक पक्ष दिख सकता है। अब दूसरा मुद्दा देखिए, क्या ये सेंसिबल इशू है कि पूरा का पूरा गांव, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी? और सोचिए एक बात, अगर किसी मंदिर, किसी जगह पर दावा वक्फ ने कर दिया और आप कहें कि नहीं, वक्फ के दावे के खिलाफ हम नहीं जा सकते, तो एक तरह से कहीं ना कहीं यह न्याय नहीं था। दूसरी बात, आपको आश्चर्य होगा, भारत में हमारा सशस्त्र रक्षा विभाग है, रेलवे है, उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ के पास है। मतलब हमारे पास जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारे पास रेलवे के पास तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति। आज रिकॉर्डेड रूप में अगर हम 2014 के आंकड़ों को देखें तब भी 8.7 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिसकी अगर एकड़ में बात करें तो लगभग 9.5 लाख एकड़। अब पुश दावों से करें, चूंकि ये 14 का डेटा है, 40 लाख एकड़ तक पर भी दावा किया गया। लेकिन अगर हम आंकड़ों के आधार पर, अगर जो रजिस्टर्ड चीजें उसके आधार पर, जिसे हम हर जगह देखा जा सकता है, देखें तो लगभग आप समझिए 10 लाख एकड़ जमीन केवल और केवल किसके पास है? वक्फ के पास। चलिए वक्फ के पास है, लेकिन इसका यूज क्या हो रहा है? वक्फ की जमीन पे आप एक तरह से आप देखिए ईदगाह बनाते हैं, कब्रिस्तान बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, सब ठीक है। लेकिन क्या शिक्षण संस्थान और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, जिसके लिए मेन ये कॉन्सेप्ट आया, बड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है वक्फ का, लेकिन जो गरीब मुसलमान है वास्तव में उन लोगों तक क्या पहुंचा? और ये कुछ लोगों के हाथों की एक तरह से आप कहिए कि पूंजी बनकर रह गई, जिसका मिसयूज बहुत हो रहा है। तो पहले तो भारत, जिसकी आबादी बढ़ती जा रही, रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, विकास की जैसे बात की गई, वक्फ मुसलमानों का ही रहेगा। इस कानून में एक बात बड़ी साफ कही गई है कि ये पहले जहां वक्फ संपत्ति घोषित की गई उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून आ गया, उनको ये भी आलोचना का पार्ट है, ये पीछे जाकर रेट्रोस्कोपिक उसमें नहीं देखता। जैसे कि हमारा जो हिंदू स्मारक अधिनियम आया था, जिसको लेकर हम बात करते, तो 1947 तक चला गया। लेकिन यहां पर आपको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, 2025 के बाद ये कानून वक्फ उस पे संपत्तियों पर लागू होगा। हां, पहले जिन संपत्तियों पर सरकारी विवाद है उसकी समीक्षा जरूर की जा सकेगी। तो अस्पष्टता है, अपारदर्शिता है, सबसे बढ़कर इस तरह के दावे को किस तरह आप सही मानेंगे, और इतने बड़े दावे में, और उसको लेकर फिर कहां तक न्याय हो पा रहा है? गरीब मुसलमानों को क्या मिल रहा है? क्योंकि बेसिकली दान तो उनके लिए था। और साथ ही साथ एक आंकड़ा कहता है कि 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ के पास है। कितना? 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। और जब देखा गया इससे आय कितनी हो रही है, तो केवल 163 करोड़, 163 करोड़ रुपए। इसका मतलब आप उसका यूज, अंडर यूज ही नहीं, मिस यूज हो रहा है। जिस देश में रिसोर्सेज की जरूरत है, आप 1.2 लाख करोड़ से केवल 163 करोड़ कमा रहे हो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ये सब जो प्रबंधन के स्तर पर मुतवली और बोर्ड मेंबर और जितने भी लोग हैं, चूंकि सांसद, विधायक सब एक धर्म के होते थे, सब एक तरह से एक नेक्सस बन जाता था, और इन्होंने, एक कार्टेल ने इसका बड़ा मिसयूज किया है। तो ये सारी बातों को देखते हुए
आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। एक मैं उदाहरण ले रहा हूं लाइटर सेंस में, जब कुछ दिनों बाद पता चले कि आपका घर ही जो है वो वक्फ ने घोषित कर दिया। हम लोग जिस बिल्डिंग में आ रहे हैं सारी चीज हमारे पास है, वक्फ ने कहा ये हमारा है। और जिस तरह के पहले कानून थे ये लाइटर सेंस में, लेकिन आप ये देखिए कि जरूर जितनी धार उसको दे दी गई थी इसमें। और डेमोक्रेसी में जैसा आपका क्वेश्चन ये था कि क्या जरूरत थी, सर समय के साथ हर कानून की समीक्षा होनी चाहिए। सरकार और कानून किसके लिए है? लोगों की भलाई के लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता सब प्रभु। डेमोक्रेसी में डायलॉग होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, और ऐसे में सबसे बड़ी चीज है रिव्यू होता रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह रिव्यू होने की जरूरत थी। जहां पर भी थोड़े संशय हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जहां मुझे भी लगता है कि ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, आप जाइए। आपको विशेष अधिकार है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर हमारी पंथ निरपेक्षता का हनन हो रहा है, अनुच्छेद 26 का हनन हो रहा है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, बड़ी अच्छी समीक्षा हो। तो इसलिए, और ये लगातार ऐसा मुद्दा नहीं था। 2024 में, इवन कहें 2004 में सुप्रीम कोर्ट में, 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इंडिविजुअल, हम किसी धार्मिक मामले में आंतरिक हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते जब तक वो नैतिकता और सार्वजनिक हित का मामला ना हो। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ा, जिस तरह से दावे बढ़ रहे थे कि इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, इसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन आपको भी और जितने व्यूअर्स हैं उसको दिया होगा कि अस्पष्टता बहुत ही, अपारदर्शिता बहुत ही, करप्शन था, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, वो जमीन लेकर कर क्या रहे हैं, और साथ ही साथ अब इसको विकास से जोड़ना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सभी चीजों में हम आजकल एक तरह से इफिशिएंसी की बात करते हैं, प्रोएक्टिविज्म की बात करते हैं, तो ऐसे में ये सुधार तो जरूरी था, रिव्यू होना तो जरूरी था। सर आपने स्पष्ट तरीके से सारी बातें बता दी, लेकिन फिर भी सर हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश है, धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, तो सर ये जो कानून है, तो ये जो लाया गया है कानून, तो सर मैं हमारे जो दर्शक हैं उनको भी स्पष्ट हो जाए कि ये क्या धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल था? क्या हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 26 है, समानता का अनुच्छेद जो 14 है, क्या उसको प्रभावित करता है क्या? जैसा कि शांतनु सर आपने प्रश्न किया, पंथ निरपेक्षता को लेकर और खासकर हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 के मौलिक अधिकारों को लेकर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अनुच्छेद 26 साफ कहता है कि चूंकि हम एक ऐसे देश हैं जहां राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, जहां सभी धर्मों को समान आदर देगा राज्य, और सभी को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ऐसे में अनुच्छेद 26 साफ कहता है कि मुस्लिम ही नहीं, जो भी धर्म है यहां, वो अपने लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने धार्मिक शिक्षा के लिए संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये विषय इसमें आता है। तो लोगों का कहना है तो अनुच्छेद 26 के तहत क्या यह कानून ठहरेगा? तो एक बात बहुत साफ है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि केवल वक्फ और इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई संपत्ति के, आप कहें, संरक्षण के लिए एक केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन किसी के लिए नहीं, तो केवल एक धर्म के लिए क्यों है? अगर ऐसा है तो एक बात ये जरूर दिखती है कि समानता और जो अनुच्छेद 26 ठीक है सभी धर्मों की बात करता है, लेकिन किसी एक धर्म की बात नहीं करता। इसीलिए अगर इस पे व्याख्या की जाए, जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब चर्चा होगी, तो ये विषय जरूर आएगा कि केवल इस्लाम धर्म की संपत्ति का विशेष संरक्षण के लिए आपने केंद्रीय वक्फ पर काउंसिल की तो स्थापना की, लेकिन हिंदुओं के लिए अलग अलग राज्य बोर्ड अलग अलग तरीके के बने हुए हैं। गुरुद्वारा शिरोमणि जो परिषद है सिखों की, वो वैसे करती है, ईसाइयों का अपना अलग चैनल है। तो आखिर एक तरह से एक यूनिफाइड ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया जाता? सभी धार्मिक ट्रस्टों के लिए एक यूनिफाइड नियम हो। आप यूसीसी की बात करते हैं, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की, उसी तरह से इसमें भी धार्मिक, चूंकि यह विषय बड़ा संवेदनशील हो जाता है जब धर्म का विषय आता है, तो अगर एक साथ यूनिफाइड ट्रस्ट रहेगा तो इससे भी लोगों में विश्वास बढ़ेगा। दूसरी चीज, पंथ निरपेक्षता हमारी सकारात्मक है। अगर हमारी सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, हम राज्य धर्म से एकदम दूर नहीं है,
सभी धर्मों का समान आदर करेगा, उसके प्रचार प्रसार में मदद करेगा, तो उसके हिसाब से अगर यह काम हो रहा है बेहतर है। लेकिन अनुच्छेद 14 जब समानता की बात कहता है तो यहां पर भी कुछ बात आती है कि बाकी धर्मों के साथ क्यों नहीं। एक विषय आपको और पता होगा कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल केवल मुस्लिम धर्म के लोगों के धर्मार्थ के लिए हो सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि कई राज्यों में हिंदू मंदिरों को जो संचालन होता है वो राज्य सरकारें उसमें हस्तक्षेप करती हैं, और हस्तक्षेप करने के बाद यहां तक कि कई मंदिरों के कलेक्शन का टैक्स का इस्तेमाल अपने रेवेन्यू के लिए करती हैं। यह विषय भी इस विषय के साथ उभरना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी इस्लाम, किसी हिंदू, किसी बौद्ध, किसी जैन, किसी एक के लिए नहीं, लेकिन जिस तरह यूसीसी था उसी तरह एक यूनिफाइड जो धार्मिक कानून है वो होने चाहिए। संपत्ति का संरक्षण किसी एक धर्म का विषय नहीं है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सबको एक जैसा ही अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात, एक जो धारा 40 निरस्त की गई, धारा 40 के निरस्त होने से ज्यादातर लोग जो आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सही विषय है। क्योंकि आप देखिए कि अगर वक्फ बोर्ड ने कोई संपत्ति अपनी तय कर दी, आप उसके खिलाफ अपील तो कर नहीं सकते, और जिस पे चाहे ये दावा कर लेता था। बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए कि जिस पे भी देखिए ये दावा करता है तो वक्फ की जमीन अपनी हो गई। ऐसे में मतलब एक तरह से जज भी आप थे, ज्यूरी भी आप थे, तो रूल ऑफ लॉ कहां गया, विधि का शासन कहां गया। ऐसे में अनुच्छेद 40 जैसे प्रावधानों का हटना तो मुझे लगता है बड़ा जरूरी था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी रिट दायर हो गई और इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होगी, तो मुझे लगता है कि एक धर्म का विषय होने के नाते, संवेदनशीलता का विषय होने के नाते हमें थोड़ा सा इस पर और विमर्श करना चाहिए था, बेहतर होता। कुछ लोग कह रहे हैं और वाद संवाद होता, लेकिन जिस तरह ये लोगों में खासकर जो पिछड़े मुस्लिम हैं, पिछड़े मुस्लिम जो आर्थिक सामाजिक रूप से उनको जो बरगलाया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, आपकी कब्रगाह की जमीन छीन ली जाएगी, यह मैसेज वहां तक जरूर जाना चाहिए। और सरकार को यह मैसेज अपने नुमाइंदों से और जो शिक्षाविद हैं मुस्लिम समाज के, उन्हें यह बताना चाहिए कि भाई ये 2025 के बाद से लागू होगा। अभी जो लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है वो आपके पास है, और कौन चाहेगा कि अवैध संपत्ति, कौन सा धर्म कहेगा कि हम अवैध कब्जा करें। आप दस्तावेज दिखाइए, वक्फ में आपकी वो संपत्ति वक्फ के नाम हो जाएगी। लेकिन अगर दस्तावेज नहीं दिखाएंगे तो ये तो एक तरह से इलीगैलिटी की बात हुई। तो इसको तो रोकना चाहिए। और जो लोग आपको अगर कोई बरगला रहा है, अगर आपको कोई भड़का रहा है कि आपकी कब्र, आपकी पूरी जो धर्म है उसकी सारी इमारतें खतरे में पड़ गई, संपत्ति खतरे में पड़ गई, तो बड़ा स्पष्ट कर लीजिए ये सब नहीं। वक्फ आज भी केवल और केवल मुसलमानों के लिए, इसमें ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता कि वक्फ में किसी अन्य धर्म के लोगों का अधिकार बन जाए। दूसरी बात, जो आपके पास कब्रगाह, ईदगाह, मस्जिद, मदरसे हैं वो सब आपके पास है, लेकिन क्या कानूनी तरीके से, एक समानता के नियम से, और जहां पर पारदर्शिता नहीं थी, भ्रष्टाचार बहुत था, डिजिटलाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं था, जिस तरह से इतनी बड़ी संपत्ति का मिसयूज हो रहा था, अगर वो आपके समाज के लिए इस्तेमाल हो तो आप सबको भी इसका सम्मान करना चाहिए। बाकी अगर कुछ विषय जो असंवैधानिक लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में जब इसमें चर्चा होगी तो और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। सर, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि क्या यह कानून जो है, ये नया कानून जो बना है, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? अगर एक एंगल से देखा जाए, भारत, जैसे कहा गया कि चूंकि इस सरकार पर थोड़ा आरोप है, जैसा मैं संसद में डिबेट भी सुन रहा था, लगा कि बड़ा अजीब सी बात है कि सरकार केवल मुस्लिम हितों के लिए कानून ला रही है, बात करती है कि हम मुस्लिमों के हित को बढ़ाना चाहते हैं। निसंदेह जब भी जो पुरानी चीजें चली आती हैं और खासकर धर्म से जुड़ी हुई हैं, आप हस्तक्षेप करते हैं तो ये मुद्दा बन जाता है। चूंकि वक्फ मुसलमानों से जुड़ा विषय था और इसमें एक मेजर चेंज आया है, तो लोगों को लगता है सबसे पहले तो राजनीति बहुत हो रही है, इसके सारे प्रावधान गलत हैं, इस पे केवल और केवल मैं कहूंगा राजनीति है, ये होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम, जैसे मैंने कहा, वक्फ अल औलाद की बात करें, बहुत अच्छा है। क्या आप नहीं जानते कि 2025 में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आ रहे हैं
हमारे पास रिसोर्स की कमी है, हमें प्रबंधन विकास से जुड़ना है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। जहां अपारदर्शिता है, पारदर्शिता ना हो। मुसलमानों को पहले ये चीज बड़ा क्लियर होना चाहिए, वक्फ अभी भी जो संपत्ति हो मुसलमानों की यूज के लिए है। अभी भी जो संपत्ति, और इस सरकार में इतनी ताकत नहीं थी, या डरी हुई सरकार कह सकते हैं आप, इन्होंने इसे रेट्रोस्कोपिक से लागू नहीं किया। 25 से पहले जो संपत्ति, अरे आप देखिए अभी भी अगर आपके पास 10 लाख एकड़ की जमीन है, यूज कीजिए, शिक्षण संस्थान बनने चाहिए। आज मुसलमानों की हालत क्या है? राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट को देखा जाए, जो हालात हैं वास्तव में, जो ये विद्रोह करते हैं, जिन्हें ये राजनेता इस्तेमाल करते हैं हिंसा के लिए, दंगों के लिए, या हर जगह वो एक तरह से कहते हैं हमारे खिलाफ हो रहा है। अरे आपने पढ़ाई की क्या? आपको रोजगार मिला क्या? आप मॉडर्न एजुकेशन से जुड़े क्या? कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े क्या? ये वक्त के पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, इतने अधिकार है, आप सबको जोड़ा जा सकता था। लेकिन क्या वहां तक पहुंचा? आपको अब वो पहुंचेगा। तो मेरा ये मानना है कि कुछ सुधार बड़े जरूरी थे, वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। जो वक्त के साथ नहीं बदलता वो या तो बर्बाद हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है। ऐसे में बड़ा साफ था, जरूरत थी हाँ कुछ प्रावधानों को लेकर। जैसे एक छोटा सा प्रावधान वो कह सकते हैं कि भाई जब ये बोर्ड, ये वक्फ मुसलमानों का है तो 2 नॉन मुस्लिम्स क्यों आएंगे, इसको लेकर है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, देखा जाएगा। सरकार का पक्ष है कि भाई इससे समावेशिता आएगी, हम अन्य धर्मों के अनुभव को शामिल कर लेंगे प्रबंधन के। और जब भारत को हम मोज़ाइक या फिर एक कहते हैं डाइवर्स कल्चर है, प्लुरलिस्टिक कल्चर है, तो अगर ले दे के चले, ऐसी सहमति हो जाए अच्छा है। लेकिन इस बात का लेकर विरोध थोड़ा जायज है कि हमारे धर्म के लोग हैं, हमारे धर्म के मामले में नॉन मुस्लिम क्यों आ रहे हैं, एक बात। दूसरा, प्रबंधन में एक और बात है, जो सीईओ होता था, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो तय था पहले नॉन मतलब मुस्लिम ही होगा, अब वो भी नॉन मुस्लिम हो सकता है, नॉन मुस्लिम, तो ये भी एक शब्द है। तो ये एक विषय जरूर ठहरता है जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, इन्हीं सब हस्तक्षेप के कारण जो अनुच्छेद 26 है हमारे संविधान का, जो धार्मिक प्रबंधन की स्वायत्तता की बात करता है, वहां पर कुछ बातें उठ सकती हैं। अदरवाइज यस, ये समय की आवश्यकता है, सुधार होने की आवश्यकता थी, बहुत बदलावों की जरूरत। तो कई बार बदलाव, जब आप वो कहते हैं ना कि हमेशा गुडी गुडी होना अच्छा नहीं होता, सबके लिए अच्छा और सॉफ्ट होना अच्छा नहीं होता। कई बार सुधारों के लिए कड़ा कदम उठाना पड़ता है। अनुच्छेद 370 को देखिए, अगर आप उससे सहमत हैं, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तो कुछ वैसा ही देखा जा सकता है कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ, ऐसा परसेप्शन था। उसी तरह इसमें कई चीजें बहुत अच्छी हैं, खासकर गरीब मुसलमानों के लिए। और जिस तरह भ्रष्टाचार, अस्पष्टता थी, उसको किया जा रहा है भाई, उसे दूर किया जा रहा है। हम जो प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल करेंगे। आप सोचिए, डेटाबेस तैयार होगा, अब जैसे ही पूरा इसका डेटा तैयार हो जाएगा कि चल अचल संपत्ति कितनी है, इसका कितना यूज हो रहा है, जो भी दान की संपत्ति है वो कितने दिनों में आ रहा है, ये एक बहुत बेहतरीन बात होगी। एक मुद्दा। दूसरा, एक विवाद का बिंदु और है जो शायद उस प्रस्ताव में करते हुए डिस्कस नहीं कर पाए। इसमें एक और बात ली गई कि कोई भी दान जो संपत्ति करता है मुसलमान, उसको नहीं माना जाएगा, कम से कम उसे इस्लाम धर्म स्वीकारे हुए 5 साल हो गया हो। मतलब मुसलमानों को 2 भागों में बांट देगा ये, एक 5 साल तक से पहले बना हुआ मुसलमान और एक 5 साल से पहले, मतलब थोड़ा पुराना मुसलमान, अनुभवी मुसलमान। सरकार का ये कहना है कि 5 साल के अंदर जो मुसलमान हो सकता है किसी लालच में, किसी भय में उसने संपत्ति दान की, जो प्रैक्टिस किया हुआ है, एक्सपीरियंस मुसलमान है, उसको मानते हुए हम दान स्वीकारेंगे, उसे वक्फ में शामिल करेंगे। ये भी एक ऐसा बिंदु है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह बात हो सकती है कि ये कौन सा बात है। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन वहां बात कर रहे हैं कि 5 साल से कम का मुसलमान और 5 साल से अधिक का मुसलमान। तो 2 बिंदुओं पर जरूर ये चर्चा होगी, जो है एक 5 साल वाला जो लिमिट है मुसलमानों का, और दूसरा मैंने कहा जो प्रबंधन समन्वय या प्रबंधन में जो नॉन मुस्लिम को शामिल किया गया है, इस पर विवाद करके आप बात उठा सकते हैं। अन्यथा मेरी तरफ से भी जो आपने प्रश्न कहा, ये बहुत जरूरत थी और बहुत ही एक तरह से कड़ा निर्णय लिया गया है जो शायद समय की जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हम मिलते हैं निर्माण आईएएस के अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।